दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो पिछले 2.5 दशकों से अजय है, जिसका अजय होना अब तक पहेली बना हुआ है और इसी को मैं आज डिकोड करूंगा। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज किसी विकास मॉडल पर बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ आज पॉलिटिकल बातें होंगी और पॉलिटिकल जो शहमात का गेम होता है उस पर आज हम बात करेंगे और आपको ले चलते हैं दशकों पहले और समझते हैं उस शख्सियत का बैकग्राउंड। एक बच्चा जो बेहद गरीब परिवार में पैदा होता है और वही बच्चा गरीबी के कारण नन्ही उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। फिर वही बच्चा भूख और गरीबी की वजह से अपने अपने पिता के साथ कांधा से कांधा मिलाकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने में लग जाता है और जिस कांधे पर किताब होनी थी उस पर वक्त और हालात ने जिम्मेदारियां रख दी। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से जलती हुई कोयले की आग पर रोटियां सेकता रहा, अपने हमेशा जलते घायल हाथों पर उभरे फफोलों की तरह। वो भी 2 शर्ट और 2 पजामे पर, और ये था मुफलिसी का आलम। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है ये कौन जानता है। और कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए किस्मत ऊपर वाला लिखता है और कुछ लोगों को कलम दे देता है, जा लिख ले अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी लगन से, अपनी जद्दोजहद से। वैसे ही वो बच्चा अपना काम करते हुए कभी भूखे तो कभी आधा पेट खाकर अपनी पढ़ाई शुरू करता है और अपनी पढ़ाई पूरी करता है। यहां तक कि वो बच्चा, आप सोच नहीं सकते, उस जमाने में भूख दर्द झेलते हुए एक अधिवक्ता बनता है। जी हां, आपने सही सुना, अधिवक्ता बनता है, एक इंटेलेक्चुअल बनता है और तो और एक अच्छा शायर होता है और कहता है, जिंदगी नाम है सरगर्म सफर रहने का, अपनी रफ्तार जो रोकोगे तो मर जाओगे। और फिर राजनीति में आता है, पार्षद बनता है और यहां तक कि वही लड़का फुलवारी शरीफ का चेयरमैन बनता है और पिछले 2.5 दशक से अजय हो जाता है और बहुतेरे युवाओं के लिए आज प्रेरणा बनता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फुलवारी शरीफ चेयरमैन आफ्ताब आलम की। मुझे याद है, मैंने खुद उनसे एक साल पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने जिक्र किया कि मैंने लोगों से सुना है कि आप बहुत गरीबी में पले हैं, होटल तक में काम किया है, बचपना बीता है आपका काम करते हुए गरीबी में। तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि दुआ करता हूं मैं कि जो गरीबी मैंने देखी है वो किसी दुश्मन को भी ऊपर वाला ना दिखाए। और आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूं और भूलना भी नहीं चाहता हूं। और फिर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस उनके चेहरे पे, खामोशी, एक अजीब सी खामोशी। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने उनके जख्म को जो है कुरेद दिया है, ये सवाल करके बिहाइंड द कैमरा में बात कर रहा था। खैर, मेरा मकसद किसी की महिमा मंडन करना नहीं है, ये आगे आपको समझ में आएगा। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है जो घुमाते हैं और वो जीत जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले विपक्ष कितना मजबूत है ये सवाल लोगों के जहन में उठता है, हमारे भी जहन में उठता है, आपके भी जहन में उठता है। लेकिन ये लोकतंत्र मजबूत और कमजोर सिर्फ हम या तो केंद्र के दायरे में रह करके देखते हैं या राज्य सरकार के दायरे में रह करके देखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि लोकतंत्र जो छोटी छोटी जो लोकतंत्र के मंदिर हैं, वो नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो या मुखिया का गांव में जो इलेक्शन होता है, वहां पे विपक्ष कितना मजबूत है, क्योंकि ये जानना भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले जरा ये समझ लेते हैं कि कोई भी विपक्ष का नेता
मुद्दा क्यों नहीं बना पाता है, ना ही कोई नरेटिव खड़ा कर पाता है, क्योंकि जब तक वो मुद्दा बनाने की सोच रहा होता है तब तक आफताब आलम उस मुद्दे को ही खत्म कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कहूं तो मान लीजिए कोई सड़क नहीं बनी है और विपक्ष सोच रहा है कि इसे मुद्दा बनाना है, तब तक वो रोड बनना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों में सड़क बनकर तैयार हो जाती है और विपक्ष अपना मुद्दा इसे बनाए उससे पहले ही वो मुद्दा जमींदोज हो जाता है या खत्म हो जाता है। फिर चेयरमैन के विरुद्ध जाति या धर्म का मुद्दा उठाया जाता है, वो भी मुद्दा जनता में आकर्षण पैदा नहीं कर पाता है या जनता नकार देती है, या यूं कहें कि आफताब आलम की बेदाग छवि भारी पड़ जाती है। वो हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का, सब में शरीक रहते हैं और सभी से बड़ी आसानी से मिलते जुलते रहे, जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, और ना ही किसी कार से चलते हैं और ना ही कोई बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। बस हमेशा आपको पैदल या बाइक से चलते हुए वो देखे जा सकते हैं। यानी जनता में इन्हीं कारणों से उनकी छवि बड़े सरल इंसान की है। फिर उनकी ग्रास रूट लेवल पर किस तरह की पकड़ होगी आप समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। और सवाल ये भी है कि अगर वो धर्म का, जाति का मुद्दा या कोई भी मुद्दा जो डेवलपमेंट से जुड़ा हो, अगर वो जनता के गले उतरता तो 2.5 दशक से वो शख्स क्यों जीत रहा होता। तो पिछले 2.5 दशक से आफताब आलम क्यों और कैसे अजय होते। खैर, मुद्दे पर आते हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो और आप देखेंगे कि विपक्ष के लोगों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा मुद्दों के अभाव में पोस्टर के लिखे स्लोगन को मुद्दा बनाकर एक नरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। याद है ना, ध्यान रहे फुलवारी शरीफ गलत हाथों में ना जाने पाए। ये स्लोगन जो मैं समझता हूं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आफताब आलम के द्वारा फेंकी गई एक राजनीतिक गुगली थी और इसी गुगली में विपक्षी बैट्समैन फंस कर रह जाता है और इसी स्लोगन में फंसकर विपक्ष नया नया परसेप्शन करता रहता है और महीनों बहस करता रहता है और मुद्दों पर पोजीशनिंग और पोस्चरिंग लेने के बजाय विपक्ष गैर जरूरी मुद्दे में उलझ जाता है और यहीं पे मैं समझता हूं कि विपक्ष चूक जाता है। वैसे ही अगर आप बारिश में देखेंगे, बरसात के मौसम में देखेंगे कि कहीं पर भी अगर एक छोटा सा जल जमाव भी हो गया है तो आफताब आलम अपना छाता लिए वहीं खड़े होकर जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर पानी की निकासी करवाते हुए दिखेंगे, आपको खड़े मिलेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक समस्या खत्म ना हो जाए। और अगर वहीं विपक्ष की बात करें तो घर में बैठकर विपक्ष चाय पकौड़े खाता हुआ खोज खोज कर सोशल मीडिया पर केवल जल जमाव की फोटो डालता रहेगा और घर में ही बैठकर चेयरमैन पर निशाना साधता रहेगा। ये है आफताब आलम, ये है उनका राजनीतिक तजुर्बा, ये है बड़े राजनेता की बड़ी पहचान। इन्हीं कारणों से है वो जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जो मुझे लगता है। और फिर विपक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाने में असफल हो जाता है, यहां तक कि कोई मुद्दा या कोई वादा या घोषणा चेयरमैन आफताब आलम द्वारा जो जनता में किया गया हो, कुछ विपक्ष के लोग अपने शब्दों में वही वादा जनता में जाकर दोहराने लगते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, जैसे लाइब्रेरी का मुद्दा याद होगा आपको, लेकिन विपक्ष ये भूल जाता है कि जब जनता के पास असली आफताब आलम मौजूद हैं तो फिर कार्बन कॉपी को कैसे वो एक्सेप्ट करेगी। और क्या इस पर जनता नहीं सोचेगी, नहीं समझेगी? सवाल है, किसी पर कोई आरोप नहीं है, जो मैंने खुद देखा है। या कई आपको चैनलों में आप जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से चैनल पे फलाने नेता ने कब बात कही थी और उसके बाद कौन से मुद्दे को दोहराया है विपक्ष ने या किसी ने भी, कि आफताब आलम की राजनीति के एक बड़े और मंझे हुए खिलाड़ी क्यों हैं, कैसे हैं। ये सवाल क्यों पैदा होता है, उसकी एक झलक देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जो पिछला बजट आया फुलवारी नगर परिषद में, लेकिन किसी विपक्ष ने उसे राजनीतिक तौर पर उसे देखने और समझने की
कोशिश नहीं की। अगर विपक्ष को आफ्ताब आलम के मुकाबले 10% भी राजनीतिक समझ होती तो ये जरूर समझता कि उसमें पहले ही लाइब्रेरी का भी बजट इंक्लूड था, स्वास्थ्य से जुड़ा बजट था, या और नई कई योजनाओं का बजट था इंक्लूड, जो बजट आया था, जो बजट में पास हो चुका है, जो बड़े बड़े अहम मुद्दे थे। यानी जो भी अब चेयरमैन आफ्ताब आलम बड़ा वादा कर रहे हैं या किया है, लगभग ज्यादातर वादा पिछले ही बजट में पास हो चुका है। क्योंकि उस वक्त ना ही कोई कानूनी अड़चन आती है, ना ही इलेक्शन की घोषणा हुई होती है कि आचार संहिता लगी हुई है, बिल्कुल आम दिन होता है। यह है आफ्ताब आलम की दूरदर्शिता, इसलिए उन्हें राजनीति का लाइब्रेरी माना जाता है। खैर, इसका मैं एक और आपको उदाहरण भी देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर ईसापुर में जो गरीबों का अपार्टमेंट है, यानी अपार्टमेंट की बाहरी दीवार से घेर कर सुरक्षित बनाया गया था, जिस दीवार से अपार्टमेंट को, उसका जीता जागता समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आफ्ताब आलम की पॉलिटिकल स्मार्टनेस की वजह से बजट में भी वो पास हो गया। यानी इलेक्शन की घोषणा होने से पहले वादा और इलेक्शन की घोषणा होने से ही पहले वादा पूरा। इसके अलावा आज विपक्ष के बहुत से नेता ऐसे हैं जो आफ्ताब आलम की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है या वर्षों तक आफ्ताब आलम के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े रहे हैं या उनका समर्थन करते रहे हैं। इसलिए वो खुलकर मुद्दों का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर अगर उंगली उठाते हैं, आफ्ताब आलम के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके विकास मॉडल पर उंगली उठाते हैं, तो ये उंगली, एक उंगली अगर आफ्ताब आलम पे उठेगी तो 3 उंगली विपक्ष के ऊपर उठेगी। उनके ज्यादातर विरोधी से सवाल पूछिए, आखिर यहाँ का कौन कौन सा मुद्दा है, कितना काम हुआ है, तो बोलेगा कुछ काम ही नहीं हुआ है। फिर दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि ज्यादातर विरोधी से सवाल पूछें कि आफ्ताब आलम ने कौन सा मुद्दा है जो अब तक बना हुआ है, जो पूरा नहीं किया उन्होंने, जो भी वादा किया हो, तो बोलेगा कुछ वादा ही पूरा नहीं किया है। आप पूछेंगे कि आपने अब तक कितना अपने वार्ड में विकास किया है, वो बोलेगा सब कर दिया, 90% कर दिया, बस थोड़ा सा ये रह गया है। आप पूछेगा कि अपने वार्ड के लिए कितना फंड ला पाए हैं, तो बोलेगा 2 करोड़, कोई बोलेगा 1.5 करोड़। पूछिए कहां से लाया है, तो बोलेगा नगर परिषद से। उसको ये भी नहीं पता कि नगर परिषद के मुख्य अधिकार क्या है, मुख्य काम क्या है, एडिशनल वर्क क्या होता है, उसकी एडिशनल वर्क की सीमा कहां तक है, फंड कैसे ज्यादा लाया जा सकता है, अधिनियम क्या है। हालांकि कुछ बहुत अच्छे भी विपक्ष के नेता हैं, बड़े गंभीर नेता हैं, समझदार नेता भी हैं, लेकिन ज्यादातर की कहानी यही। आप अगर अध्ययन करेंगे एक पत्रकार के नजरिए से, चेयरमैन आफ्ताब आलम तो एक इंटेलेक्चुअल लीडर है, अधिवक्ता है, शायर है, दशकों का तजुर्बा है। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी राजनीतिक शैली काफी हद तक नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली से मिलती जुलती है। हार और जीत के लिए हर चुनाव नया मुद्दा और नई संभावना लेकर आता है, लेकिन आफ्ताब आलम के सामने विपक्ष को सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के अलावा और भी बहुत कुछ सोचना होगा, क्योंकि आफ्ताब आलम के बड़े कद के सामने विपक्ष बौना क्यों नजर आता रहा है। और यही सब वजह है कि आफ्ताब आलम सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और अब तक अजय है। और इसलिए इस बार भी यही देखना है कि क्या जनता नया इतिहास बनाती है या इतिहास दोहराती है। जय भारत। कैसा लगा ये आपको एपिसोड जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर